होमोजेनाइजेशन एक ऐसी इजी सी ट्रिक है जिसको लेके बच्चे अननेसेसरी परेशान होते हैं। आज के वीडियो में हम इसका फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे, इंट्यूटिव वे में समझाएंगे भी ये सोचा कैसे गया, और इससे आपके जैसे भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको परेशान नहीं कर सकते। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी अप्रोच पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, होमोजेनाइजेशन इजी ट्रिक, फुल एक्सप्लेनेशन किस चीज का, कि ये क्या है, व्हाट, दूसरा पार्ट ये क्यों है, वाई वाला पार्ट, और तीसरा पार्ट ये करते कैसे हम, हाउ डू वी डू इट। मतलब ये तीनों पार्ट हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले व्हाट को समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, और उसके लिए समझना जरूरी है कि होमोजेनस इक्वेशंस क्या होती है, व्हाट आर होमोजेनस इक्वेशंस। तो कुछ इक्वेशंस का नाम हमने एग्जांपल आपके सामने लिखा है, इनमें से कौन कौन सी होमोजेनस इक्वेशन है। होमोजेनस इक्वेशन की जो डेफिनेशन है हमारे पर्पस के लिए वो ये है कि आपने y को mx सब्स्टिट्यूट किया उस इक्वेशन में, और जब आपने y को mx सब्स्टिट्यूट किया तो आपको अल्टीमेटली उसमें से कुछ m के आंसर्स मिल गए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। नो मैटर वेदर आप वो आंसर ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, रियल है नॉन रियल है, पर जो m के आंसर आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहे हैं। लेट्स से m का आंसर 2 और 3 आ गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब मैंने y को mx डाला उस इक्वेशन में और m का आंसर 2 और 3 आ रहा है, तो y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 3x उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही चीज हम लोग जरा इन क्वेश्चंस पे ट्राई करते हैं, जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और आपको समझाते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल है x क्यू माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें हमने जैसे ही y को mx डाला तो ये जो m का आंसर आएगा वो x पे डिपेंड करेगा, तो ये होमोजेनस नहीं है। वहीं पे आप इधर डाल के देखिए y को mx, इस वाली में y को mx डाला, आपका x स्क्वायर कॉमन निकल गया। x स्क्वायर कॉमन निकला है तो x इक्वल टू 0 जब आप वापस यहां डालोगे तो y इक्वल टू 0, तो 0,0 एक पॉइंट आया, इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दूसरी चीज देखिए, आपका ये बाकी m वाला पार्ट कॉमन निकल आया, और m के आंसर हाफ और 1 आ रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो y के आंसर हाफ x और x, यानी ये दो फैक्टर्स हमें इसके मिल गए, तो ये होमोजेनस है। अब जैसे ये जो 0,0 है इसको हम इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रोल हम आगे भी आ जाएगा, तो इसलिए इतना टेंशन मत लीजिए इसका। अब देखिए, जैसे y इक्वल टू एक्स बाई टू और y इक्वल टू एक्स इसके आंसर्स आए, यानी इसको फैक्टराइज करके y इक्वल टू एक्स बाई टू और y इक्वल टू एक्स आएगा, तो एसेंशियली ये इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। खैर आगे चलते हैं। कहानी ऐसी है कि होमोजेनस इक्वेशन चाहे कितनी भी अजीब दिखें, नो मैटर हाउ दे लुक, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 0,0 और ट्राइंग टू पास थ्रू 0,0। अब होता क्या है, जैसे आप y को mx डालते हो उससे आपको m के आंसर्स आ जाते हैं, चाहे कितने गंदे आंसर्स आए, लेट्स से 2, 3 और √2 एंड -√2। तो इसका मतलब y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू √2x, y इक्वल टू -√2x उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो चार लाइंस उस इक्वेशन के अंदर है। तो आपको चीजें मिलेंगी और ओरिजिन से पास करती हुई इक्वेशंस लाइन की, और कुछ नहीं देगा वो। अगर m के आंसर नॉन रियल आ गए, मान लीजिए कि यार आंसर नहीं आ रहे हैं, आयोटा की फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो लाइन दिख नहीं रही है और कुछ और नहीं देगा वो। तो होमोजेनस इक्वेशन कैसा भी हो, आपको अल्टीमेटली रिप्रेजेंट वो ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही करेगा। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा है कि थ्रू 0,0 पर अंडरलाइन करके, ऐसा क्यों कहा है? दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ओरिजिन से एक्चुअली पास कर जाए, या ओरिजिन पे से होल बना के निकल जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब जैसे कोई भी अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए, जो पॉलिनोमियल होमोजेनस इक्वेशंस है उनकी क्या खास बात होती है, उनकी हर टर्म की डिग्री सेम होती है। अब जैसे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन ऐसी होगी ax प्लस by, इसकी हर टर्म की डिग्री 1 है। कांस्टेंट टर्म इसमें होगा नहीं, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 है, तो इसके साथ मैच नहीं होगा। तुम अगर कांस्टेंट टर्म यहां पे रख लोगे c, तो y को mx डाल के वो कॉमन नहीं निकलेगा। ऐसे 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन ऐसी दिखती है, 3 डिग्री ऐसी दिखेगी। वही बात है, y को mx डालो, x क्यूब कॉमन निकल आएगा, पूरा सब कुछ रिमेनिंग m की फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल होमोजेनस इक्वेशन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म होता नहीं है। तो इसका मतलब सबकी सब पास ओरिजिन से ही करेंगी, और क्योंकि उससे m के आंसर्स आएंगे, चाहे गंदे आए चाहे जैसे भी आए, वो अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनना ही बनना है उनको। अब वो चाहे कितना भी अजीब दिखे, अब जैसे ये वाला है, इज इट होमोजेनस? अब पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है, तो यस हर टर्म की डिग्री 3 है, कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो यस इट इज होमोजेनस। इसमें y को mx डाल के भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या ये होमोजेनस है? अब ये पॉलिनोमियल वाला नहीं है, तो ये मत सोचिए इसमें भी हर टर्म की डिग्री सेम कर दूंगा। इसमें वही बात सोचिए, अगर मैं y को इफ आई पुट एज mx, तो साइन m इक्वल टू 1/√2 आ गया, तो m के आंसर π/4, 3π/4, बेसिकली वही जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y इक्वल टू दिस x, तो ये इनफाइनाइट लाइंस होंगी, पर इनमें से ओरिजिन से पास नहीं कर रही होंगी, क्योंकि 0,0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आप, तो इसलिए इट इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लाइंस ट्राइंग टू पास थ्रू ओरिजिन। वहीं पे वो वाला जो है ना, उसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब हमने इसमें y इक्वल टू mx डालते हैं तो m की ये 3 डिग्री बनती है, उसके तीनों आंसर आ जाते हैं। और ये किस्मत है हमारी, तीनों आंसर रियल आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था एक रियल दो नॉन रियल आ जाते, तो एक लाइन दिख रही होती, दो नॉन रियल लाइंस होती। तो ये 3 लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे, ये ओरिजिन से पास कर ही रही है, ये नहीं कर रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू पास थ्रू ओरिजिन। हमेशा इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू और ट्राइंग टू पास थ्रू ओरिजिन। अब जैसे ये देखिए, कितना अजीब दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल होमोजेनस नहीं है, इसमें भी y को mx डालो, m इज इक्वल टू e रेज़ पर m-1, इसके दो आंसर आते हैं m1 और m2। m1 तो 1 ही है, दिख ही रहा है 1 आंसर है, पर एक और आंसर भी आता है, कई लोगों को लगता है इसका एक ही आंसर होगा, नहीं इसके दो आंसर आते हैं शायद, चेक कर लीजिएगा। तो जो भी आंसर्स आते हैं रियल आंसर, उस हिसाब से आप लोग लाइंस बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहानी यही है कि होमोजेनस इक्वेशन की पहचान ये है कि y इक्वल टू mx डालो तो m के आंसर्स आ जाते हैं x के इंडिपेंडेंट। पॉलिनोमियल होमोजेनस इक्वेशन को स्पॉट करना और भी आसान है, उसमें y को mx भी नहीं डालना पड़ता, वो हर टर्म की डिग्री से ही पता लग जाता है, सारी टर्म्स की डिग्री सेम, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो खैर ये बात अगर हम लोगों को समझ में आई है, तो देखो एक बड़ा ही इनसेन क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है p x0 y0 जो कि नॉट ओरिजिन है, जो इसके ऊपर लाई करता है, एक अजीब सा कर्व, हमसे डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है एट दिस पॉइंट x0 y0, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये देख के लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं, वो सोचते हैं यार ये क्या चीज है यार, ये तो बड़ा ही परेशान कर रहा है, इसको कैसे करें, क्या ऐसे डिफरेंशिएट करें। तो लोग एक्चुअली डिफरेंशिएट करने चल देते हैं, एक बार नहीं दो बार। और खुद देखो, इसमें अगर मैं y को mx डाल दूं तो x तो कट जाएगा, अल्टीमेटली जो भी आएगा वो हमारा इक्वेशन ही होगा, कैसा, m में, उससे m के आंसर्स आएंगे। अब कैसे भी आएंगे तो वही आंसर्स, तो वो जो आंसर्स आएंगे उस हिसाब से हमारी लाइंस बनेंगी, यानी ये जो भी होगा ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा तो x0 y0 किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन पे बैठा होगा। अब उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर पूछा भी जाए उसी पॉइंट पे, तो सिंगल डेरिवेटिव तो कांस्टेंट आएगा और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो बड़ा ही इनसेन सा क्वेश्चन है, इसको मेहनत करने में चढ़ते चले जाओ तो ये रुला सकता है, बट ये यहां पर बिकॉज हमारा होमोजेनस इक्वेशंस का फंडा क्लियर है तो ये समझ में आ जाता है। खैर आगे चलते हैं, इट इज रियली इनसेन। और वैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और बेटर भी होनी चाहिए, काफी सारी चीजें और भी इसमें बतानी चाहिए, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्यूशंस हैं कि नहीं, वो कर्व बन रहा है कि नहीं। मैंने उस पर भी ध्यान दिया नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो खैर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 मिल गया, क्योंकि इट्स अ होमोजेनस इक्वेशन, इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, x0 y0 उस लाइन पे ही होगा, तो वहां पे डबल डेरिवेटिव 0 ही आना है। अब व्हाट तो आप समझ गए कि होमोजेनस इक्वेशन होती क्या है। अब सवाल ये है होमोजेनाइज करना ही क्यों है। अब कोई इक्वेशन होमोजेनस नहीं है तो नहीं है, हम फालतू में उसको अटैक कर रहे हैं कि नहीं तू होमोजेनस बन जा, नहीं तेरे को बनाएंगे दूसरी इक्वेशन की हेल्प से, तेरे को होमोजेनस बना के ही छोड़ेंगे। भाई क्यों, तो वही है वाई टू होमोजेनाइज। तो होमोजेनाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसी की हेल्प से सॉल्व होते हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। आप छोड़ के जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इनफैक्ट हर बुक में अच्छे क्वेश्चंस में इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप देखिएगा। किस टाइप के प्रॉब्लम्स की बात हो रही है कि दो कर्व दिए हैं C1 और C2, ये आपस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने भी पॉइंट्स पे। अब उसका मन कर रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनको अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं तो ये जो लाइंस आ रही है ना, मुझे इन लाइंस की इक्वेशन चाहिए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द ओरिजिन। जैसे आपको ये सेंटेंस दिख जाए या ये सेंटीमेंट दिख जाए, आपको समझ जाना चाहिए ये होमोजेनाइजेशन की तरफ लेके जा, क्योंकि होमोजेनाइजेशन अल्टीमेटली यही काम करता है, दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती हुई लाइंस जो ओरिजिन तक जा रही हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन दे देता है। अगर दो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देगा, यहां पे चार इंटरसेक्शन पॉइंट है तो चार यानी 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी, जिसके फैक्टराइज करके वो चारों लाइंस मिलती होंगी। तो अल्टीमेटली ये काम करता है, और ये काम करने के बाद वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो दो लाइंस
दो लाइंस मिल गई उसको, दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, अब उनके बीच का एंगल निकाल सकता है, इनका बाइसेक्टर निकाल सकता है, बहुत कुछ काम करवा सकता है, उसके ऊपर वो क्वेश्चंस देता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें होमोजेनाइजेशन का नीड होता है। अब होमोजेनाइजेशन यहां पर कैसे हेल्प करता है और इसका इंट्यूशन क्या है उसको जरा थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे इसी स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम का सबसे जीरो लेवल वाला केस लेते हैं कि उसने कहा है कि उन लाइंस की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से ए और बी को ज्वाइन कर रही है, यानी ओ ए और ओ बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट ही दे दिए। पिछली बार तो कह रहा था कि कर्व्स हैं, कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन जाएगी। उसने कहा मैं छोड़ो पॉइंट्स में खुद ही दे देता हूं। उसने कहा हमें ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। अब ऑफ कोर्स हमारे पास ओरिजिन है, बी है, ओरिजिन है, ए है, हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं, टू पॉइंट फॉर्म से दो लाइंस आ गई, उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो हो ही जाएगा। यहां होमोजेनाइजेशन की तो कोई नीड लग भी नहीं रही। लेकिन हम एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिखाते हैं यहां पे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट मेथड जब हमें समझ में आएगा तो हमें आगे जाके होमोजेनाइजेशन का जिन क्वेश्चंस में ये काम नहीं हो सकता जो भी करने की मैंने बात की, वहां पर हेल्प करेगा। तो देखो भाई, मुझे ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, हाँ। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ। दो स्ट्रेट लाइन है, हाँ। तो ये 2 डिग्री होमोजेनस होता होगा। तो मैंने एक 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन अज्यूम ही कर ली। अब इस होमोजेनस इक्वेशन का क्या काम है कि भाई तुझे ए और बी दोनों से पास करना, करेक्ट। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं। ए से हम डिवाइड करेंगे। पहले हम आपको समझ लीजिए कि हमने 2 डिग्री ही क्यों अज्यूम किया, और अब हम ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको कैसे निकालेंगे। इनको कांस्टेंट्स निकालने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे बस वो ए और बी से पास करेगा। जो भी 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन ए और बी से पास करेगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों, कुछ और आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, होमोजेनस है तो उसको तो ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइन होना ही है। ए और बी से पास कर रहा है तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी ही होगा, और कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, ये काम करना है। अच्छा, अब इसमें हमें कितने कांस्टेंट्स निकालने हैं? ए, एच और बी। 3 दिख रहा है, 3 नहीं है, 2 ही निकालने। ए से डिवाइड कर दो तो एच बाई ए को नया पी कांस्टेंट ले लो, बी बाई ए को नया क्यू ले लो। तो पी और क्यू निकालने, 2,1 और 1,1 सब्स्टिट्यूट कर दो, वो पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर। तो ये इस जगह तो बड़ा ही फूलिश सा मेथड लगता है कि अरे यार, आप पहली लाइन निकाल लेते, उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते, ये सब करने की क्या जरूरत है। बट आई वॉन्टेड टू शो यू द आइडिया कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स तक ओरिजिन से जो लाइन कनेक्ट कर रही है उनको निकालना है, तो हम पहले से ही इक्वेशन एक कितने डिग्री की आएगी उस हिसाब से एक इक्वेशन ऐसी निकाल सकते हैं जो होमोजेनस हो और उन पॉइंट्स से पास कर रही हो। इफ वी डू दैट, आवर जॉब इज डन। जस्ट गेट अ होमोजेनस इक्वेशन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड द टास्क इज डन। वो जो पॉइंट्स है उनसे पास करती हुई होमोजेनस इक्वेशन ले आओ। ओरिजिन से तो जाना ही जाना है और लाइन होना कंपलसरी है, लाइन होना कंपलसरी है, ओरिजिन से जाना ही जाना है, तो बस आप इंश्योर करो उन पॉइंट से पास कर जाए। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये एक लाइन दे रखी है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3, ये इसको कट कर रही है ए और बी पर। मतलब कुछ कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये कर्व होगा, इसको एक लाइन जो है ऐसे कट कर रही होगी। अब ये ए और बी है, वो कह रहा है ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन निकाल के दे दो। अब इंसान कहता है यार, एक तरीका तो यहां भी लगा सकते हैं, क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद ए और बी निकालेगा गंदे गंदे, फिर कहेगा 2 डिग्री है तो मैं 2 लाइन निकालूंगा, ओ ए की इक्वेशन निकालूंगा, 2 पॉइंट फॉर्म से ओ बी की निकालूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, लेंदी हो गया। यहां ऑल्टरनेट मेथड हमारी थोड़ी हेल्प करता है, बट पहले ऑल्टरनेट मेथड का भी इंट्यूशन समझने में थोड़ा सा समय लेते हैं। लेट्स टेक सम टाइम। एक चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन करते हैं, इजी सा। वो कह रहा है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई लाइन चाहिए, पर इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है। आपसे अगर मैं बोलूंगा इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई लाइन दो, आप कहोगे बड़ा ही आसान है, इसको सॉल्व कर लो, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लूंगा। नहीं, अभी हम क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, तो वो कह रहा है विदाउट सॉल्विंग दीज लाइंस करो। अब विदाउट सॉल्विंग दीज लाइंस है तो भाई एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हमें 1 डिग्री इक्वेशन चाहिए होगी होमोजेनस। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 मान लेते हैं। वी हैव टू फाइंड सम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 विच इज सेटिस्फाइंग, विच इज सेटिस्फाइड बाय x1 y1। और x1 y1 पता है कौन सा पॉइंट है? जो इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है। तो x1 y1 के पास ये इंफॉर्मेशन है कि भाई मैं इस पे भी हूं, इस पे भी हूं, मेरी हेल्प से कुछ ऐसा बताओ कि मैं इसको भी सेटिस्फाई करूं, कुछ ऐसे ए और बी ढूंढ के लाओ। करते
x1 y1 अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों लाइंस में। इसकी हेल्प से कुछ ऐसा बना के दिखाओ कि x1 y1 अल्टीमेटली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर x1 और y1 की जगह हम x और y डाल देंगे तो हमें अल्टीमेटली वो आंसर मिल जाएगा कि यानी इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर कल्प्रिट कौन है? x1 और y1 चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए। कल्प्रिट कौन है? 7 और 2 है। तो यहीं पे तुरंत क्लिक होता है, एक काम करो, ये कांस्टेंट उड़ाओ। कैसे उड़ाओ? इसे 2x प्लस 3y बाई 7 एक 1 बनाओ, और एक इसमें से भी 1 बना लो, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये भी बोल सकते हो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर 7 से डिवाइड और 2 से डिवाइड करके फिर इक्वेट कर दो। जैसे आप इक्वेट करोगे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x1 y1 में कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको अगर आप रीअरेंज करो तो ऐसी दिखेगी, यानी x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये होमोजेनस भी है और 1 डिग्री है, यानी यही चाहिए था, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। ऑल्दो दिस लुक्स वेरी बचकाना कि ये क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ इंट्यूशन के लिए कर रहे हैं कि ये 1 निकाल के इक्वेट करना और ये सब करना कहां से थॉट आ रहा है, क्यों आ रहा है। खैर चलिए समझते हैं कि भाई ये यही हमारा आंसर है, दिस विल वर्क। अब जरा इसको देखते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस वन, लेट्स सी दिस। तो लोग वही कहते हैं कि हाँ यार बात तो समझ में आ गई, यानी इन दोनों की हेल्प से एक नई होमोजेनस इक्वेशन क्रिएट करनी है और इसी को हम होमोजेनाइजेशन का नाम देंगे। तो इन दोनों की हेल्प से होमोजेनस इक्वेशन कैसे क्रिएट करेगा? वो कहेगा x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों की हेल्प से x1 y1 में एक होमोजेनस सा रिलेशन लाओ, इस जैसा, मतलब ऐसा कुछ दे दो, ऐसा कुछ ढूंढ के ले आओ तो मजा आ जाए। फिर उसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y डाल देंगे। तो इन दोनों को मैनिपुलेट करके वैसा लाना है। पिछली बार तो बड़ा आसान था, वो 1 कांस्टेंट निकाल के इक्वेट कर दिया था। कोशिश यहां भी वैसी रहती है इंसान की कि चलो यार इसमें से कांस्टेंट तो चाहिए ही नहीं, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं 1 निकाल लिया। अब दूसरे में से 1 निकाल के कैसे निकालूं? अब यहीं पर लोग सोचते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या। दिस इज ट्रू, x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x1 y1 दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें बनाना है होमोजेनस। इसमें बैड टर्म ये है, ये कांस्टेंट। इसमें क्या है, वो 2 डिग्री होमोजेनस बनेगा, तो इसमें ये वाली टर्म खराब है, ये वाली टर्म खराब है, ये वाली टर्म खराब है, ये तो डबल खराब है। वो कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली इन दोनों को मैनिपुलेट करके ही तो एक ऐसे 2 डिग्री इक्वेशन चाहिए होमोजेनस वाली। तो यहीं पे लोग थोड़ा सा दिमाग इस तरह का लगाते हैं कि यार एक काम करो, ऐसी इक्वेशन चाहिए जो सच होनी चाहिए x1 y1 के लिए, नंबर 1, और इन दोनों की हेल्प से आनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि सच होनी चाहिए तो इन दोनों की हेल्प से आ रही है। दूसरी चीज ये वो होमोजेनस होनी चाहिए। तो देखो यहीं पे लोग क्या करते हैं कि ये x1 के आगे 1, x y1 के आगे 1 और इधर 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 1 है ये ऊपर वाली इक्वेशन से लेके आ जाते हैं। ये देखो ये वही 1 है। अब x1 y1 से पूछते हैं कि भाई एक चीज का जवाब दे, तू इसे सेटिस्फाई करेगा? वो बोलेगा हाँ यार बिल्कुल करूंगा। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाले पार्ट तो 1 बन जाएंगे, मस्त है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो तो इसके जैसा ही है, उसको तो मैं वैसे ही सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो आई विल सेटिस्फाई दिस फॉर श्योर x1 y। तो हम बोलते हैं कि तेरी जगह अगर हम x और y लिख दें तो एक होमोजेनस इक्वेशन आ रही है देख यहां पे, तो क्या तू उसको सेटिस्फाई करेगा? ऑफ कोर्स, जब इस x1 y1 का ये रिलेशन है तो इसमें x1 और y1 की जगह अगर हम x और y भी डाल दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो करा क्या क्या किया गया, इस 1 की हेल्प से इसकी डिग्री, इस 8x की डिग्री को 1 से बढ़ाया गया, 2y की डिग्री को 1 से बढ़ाया गया, और 11 की डिग्री 0 थी, सारी डिग्री 2 बनाई थी, इसको 2 से बढ़ाया गया। तो ये 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन इसे x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है। और नॉट जस्ट x1 y1, x2 y2 भी करेगा। x1 y1 मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x2 y2 भी यही काम करेगा, क्योंकि वो लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी करेगा ही। क्योंकि जैसे आप x2 y2 भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ये पार्ट 1 बन जाएगा, ये पार्ट 1 बन जाएगा, ये पार्ट 1 बन जाएगा, बचा हुआ पार्ट तो कर्व है, तो x2 y2 भी करेगा। 2 डिग्री वैसे है, देखिए सारी डिग्री 2 है, सबकी डिग्री 2 है, तो होमोजेनस भी हो गया, तो ये यही होगा। तो इसमें हमने क्लेवरता से काफी सारा काम ऐसा किया कि वो जो ओरिजिनल 2 डिग्री टर्म्स थी उनको छेड़ा नहीं, जिस टर्म में डिग्री 1 थी उसकी डिग्री 1 से इंक्रीज कर दी, उस 1 से इंक्रीज करने के लिए दूसरे कर्व को यूज किया। हम किसी और को भी यूज कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। आपको अगर इसकी डिग्री बढ़ानी है तो आप कई तरह से बढ़ा सकते थे,
आपको 8x की डिग्री बढ़ानी थी तो आप उसमें खुद ही अपने मन से x मल्टीप्लाई कर दो, पर ये तो x मान x प्लस वाई बाई 7 मल्टीप्लाई कर दो चलो, पर क्या x प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 1 को x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमने दूसरे कर्व से एक ऐसा एक्सप्रेशन, क्योंकि x1 y1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इस वाले कर्व में डाला जो जिसको ऑलरेडी x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, कि अल्टीमेटली इस कॉम्बिनेशन से जो चीज आएगी उसे होमोजेनस तो हम बनाएंगे एक ट्रिक लगा के, और x1 y1 का सेटिस्फाई करना कम हो ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वाई डू वी होमोजेनाइज? बिकॉज हम कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई लाइन की कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मैजिकल इसलिए लगता है क्योंकि लोग कहते हैं यार डिग्री तो बढ़ानी है, मैं कैसे भी बढ़ा दूं, मतलब इसकी डिग्री बढ़ानी है कुछ कुछ टर्म्स की, अगर मेरे को 2 डिग्री बनाना है मैं कैसे भी बना लूं, कैसे भी बना लूं, मतलब ये लो मैंने इस वाले x पे x स्क्वायर लगा दिया, इस पे y पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे x y ऐड कर दिया, अपनी मर्जी से कर दिया। यस अग्रीड, ये भी एक होमोजेनस इक्वेशन। पर पहला सवाल, विल x1 y1 सेटिस्फाई इट? नो। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पे लाइन ही कर रहा है, तो ये तो ओरिजिन से पास करते हुए कुछ तो लाइन है। हाँ है, पर ये क्या हमारी वाली है? नहीं, हमें जो चाहिए वो वही चाहिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। ओरिजिन से तो ये भी करेगी, बात ओरिजिन की नहीं है, होमोजेनस बनाते ही ओरिजिन तो कंफर्म हो जाता है, लाइंस भी कंफर्म हो जाती है कि लाइन होगी, ये ओरिजिन भी से पास भी करेगा और लाइन भी होंगी, पर ये x1 y1 से नहीं पास करेगी, जो x1 y1 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वही कर रही है। एंड फ्रैंकली होमोजेनाइजेशन के दूसरे मेथड्स होते हैं, ये वाला जो मेथड है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन होमोजेनाइजेशन के टोटल 3 मेथड होते हैं, और हम किसी भी मेथड को यूज करें पर जो आउटपुट हमें उन लाइंस के लिए चाहिए होगा ना, कि x1 y1 से पास कर रहा है और होमोजेनस है, वो एक ही आता है चाहे आप कोई भी मेथड लगा ले। तो वो 3-4 मेथड है, ये तो मैंने अभी आपको 1 निकाल के इस तरह के दूसरा मेथड सिखाया है। देर आर टोटल 3 मेथड, टोटल 3 मेथड, और मुझे बताइएगा अगर आप कहेंगे तो हम मेथड 2 और मेथड 3 का भी एक बढ़िया सा वीडियो बना देंगे, पर उन तीनों मेथड से भी आप कुछ भी कर लो अल्टीमेटली आंसर यही है, क्योंकि यूनिक ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई ये ओरिजिन है ये 2 पॉइंट है तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन अलग अलग थोड़ी आ सकती है यार, वो पेयर तो एक ही आएगा ना, जो भी कुछ भी कर लो वो यही आता है। हम इन तीनों मेथड में से मोस्ट कॉमन मेथड आज आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं, विच कम्स टू हाउ होमोजेनाइज करते कैसे हैं। मेथड 2 और मेथड 3 अल्ट्रा कूल है, उबर कूल है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा क्या होगा, किसी फ्यूचर वीडियो में बनाएंगे, और बहुत ही मजेदार है। परंतु मोस्ट कॉमन मेथड, पहले मेथड 1 सीख लेते हैं कि हाउ हाउ टू होमोजेनाइज। अभी तक क्या सीखा, होमोजेनस इक्वेशन होती क्या है, फिर सीखा होमोजेनाइजेशन कर क्यों रहे हैं, इच्छा क्या है हमारी, कौन से क्वेश्चंस में लगेगा, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करती हुई लाइंस चाहिए। उसके बाद वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, इन लाइंस को परपेंडिकुलर कर दो, इनका एंगल बाइसेक्टर निकाल दो, कुछ भी करे वो, देखो इसके लिए कर सकता है, तो हमें उसके लिए चाहिए होगी। तो हाउ टू होमोजेनाइज मोस्ट कॉमन मेथड को हम अभी सीखने जा रहे हैं, और क्यों करना है ये उसका रीजन आपको अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो खैर, हाउ टू होमोजेनाइज, तो याद रखिए अब ये लाइंस के बाद होमोजेनाइजेशन का काम सिर्फ वो पेयर ऑफ लाइंस देना है, उसके बाद का पार्ट आपको बाकी चैप्टर ही देता है। वो कह दे कि लाइंस परपेंडिकुलर है, वो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 करोगे। वो लाइन बोल दे उनके लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। वो कुछ भी बोल दे, मतलब वो आपको आगे का पार्ट है, वो होमोजेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। कई बच्चों को वो पार्ट नहीं पता होता है, सोचते हैं होमोजेनाइजेशन नहीं हो रहा है मुझसे। ठीक है, तो आपका होमोजेनाइजेशन का काम है कि भाई ये रही लाइंस, अब आगे जो करना है वो तुम देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोजेनाइज C1 बाई C2 दो कर्व दिए, एक को दूसरे से होमोजेनाइज करना है। तो हम जो मोस्ट कॉमन मेथड कर रहे हैं कि एक कर्व में से 1 एक्सट्रैक्ट करेंगे C2 में से, और उस 1 की हेल्प से दूसरे कर्व की डिग्री बैलेंस आउट करेंगे, मतलब सारी डिग्री सेम करेंगे, कांस्टेंट टर्म को की भी डिग्री अपलिफ्ट कर देंगे, मतलब अल्टीमेटली वो होमोजेनस इक्वेशन बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यही किया था आपने। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये था, इसको इससे होमोजेनाइज करना है, तो हमने बड़े मजे से C2 में से 1 निकाला, 3x प्लस 2y बाई 7, और उस 1 से इसको कुछ नहीं छेड़ा, इसको कुछ नहीं छेड़ा, इसकी डिग्री को 1 से इंक्रीज किया, इसकी डिग्री को 2 से इंक्रीज किया, ताकि ओवरऑल डिग्री 2 हो जाए। और यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये वाला 1 यहां डाल दिया और ये वाला 1 स्क्वायर यहां डाल दिया, तो ये आंसर आ गया।
बढ़िया लगता है, इजी लगता है। बट व्हाट इफ द अदर कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन? यहां तो आपने स्ट्रेट लाइन थी तो बड़े मजे से कर लिया। अगर दूसरा कर्व स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो वो भी वन नहीं दे रहा। भाई ये तो वन इसलिए नहीं दे रहा ना, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, दूसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो व्हाट इफ द अदर कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन? एंड फ्रैंकली ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रुड़की के एग्जाम में आ चुका है। रुड़की पहले अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करता था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जैसा रुड़की PYQ, और आप जानते हैं अब जेई रुड़की ही कंडक्ट करने जा रहा है। तो रुड़की का हमेशा से मैथमेटिक्स को लेके एक पुराना रवैया रहा है। ऐसी चीजें जो दूसरे IITs एग्जाम में नहीं देते, रुड़की रखता है उन चीजों को। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक वगैरह, होमोजेनाइजेशन, इन सब चीजों का। तो आप देखिएगा पेपर थोड़ा सा पुराने स्टाइल जैसा दिखेगा आपको। चलिए, तो जैसे ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों में से कोई भी लाइन नहीं है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई जो लाइंस हैं, अब होंगे, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ तो होता होगा, उसे ओरिजिन से कनेक्ट करना है, उससे जो दो लाइन आती है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ये कहानी, दिस इज द क्वेश्चन। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो ये प्रूव कर, दिस इज द क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, किससे वन निकालेंगे, कैसे करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा सीख लेते हैं कि भाई लेट्स लर्न दिस हाउ टू होमोजेनाइज। तो मैंने आपको कुछ कर्व्स दिए ऊट पटांग, इसमें कर्व वन को कर्व टू से होमोजेनाइज करना है, तो सबको दिख रहा है, कर्व वन को कर्व टू, कर्व वन कर्व टू, इस सबसे होमोजेनाइज करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात समझिए, कर्व वन को कर्व टू से होमोजेनाइज करो, ये सेंटेंस ना थोड़ा छलावा है। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों के ही है, तो दोनों को, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करना होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो कर्व वन को कर्व टू से करो, चाहे कर्व टू को कर्व वन से करो, आंसर सेम ही आएगा। तो वो कर्व वन को कर्व टू से बोले या कर्व टू को कर्व वन से बोले, इट डजंट मैटर। तो इट इज जस्ट सेइंग कि इसको इससे करो या इसको इससे करो, एक ही आंसर आने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कर्व वन को कर्व टू से करते हैं। तो इसमें से खुद सोचिए वन किससे निकालेंगे, तो सब लोग समझ जाते हैं वन इससे निकाला जाएगा। उसका रीजन क्या है भाई, वन निकालना किससे होना चाहिए? जो छोटा कर्व है उसमें से वन निकालना आसान होता है, तो आपने वन निकाल लिया, तो C2 से आपने देखा 3 से डिवाइड करके आपको डायरेक्टली वन आ गया। करेक्ट है? गलत है। वन निकालना ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सा कर्व देखने में छोटा है, इट इज नॉट अबाउट दैट। उसका रीजन समझिए, आपको उस वन का करना क्या है, आपको उस वन का यह फायदा उठाना है कि भाई वन, तुम इसकी प्यास शांत करो, इसमें ये टर्म सही है, ये टर्म सही है, ये टर्म सही है, इसमें तुम एक बार जाके मल्टीप्लाई हो, इसमें भी तुम एक बार जाके मल्टीप्लाई हो। तो यानी वो वन ऐसा होना चाहिए जो डिग्री में जो चेंज लाएगा वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ये वाला वन कैसा वन है यार, ये तो डिग्री 2 से बढ़ा देगा मल्टीप्लाई होके, ये वन से ही बढ़ाएगा। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और एक्चुअली इस चीज को समझिए, वन ऐसा होना चाहिए जिसका ओवरऑल इंपैक्ट इंसान को समझ में आए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आपने वन ये निकाला, आप वन ऐसे भी तो निकाल सकते थे, 7-3x/2y एंड 7-2y/3x, ये भी तो वन बन सकता था इसी से ही। पर ये वन घटिया क्वालिटी है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिग्री कुछ नहीं करेगा, ये वन से बड़ी कर देगा, ये गिरा देगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये वन से बढ़ा देगा, ये गिरा देगा। ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो जहां मल्टीप्लाई हो रहा है बेचारा, वहां कर क्या रहा है, नहीं, जो आफत थी और बढ़ा रहा है। समझ रहे हो, आफत और बड़ी कर रहा है वो। ये वाला वन अच्छी क्वालिटी का है, इसका इंपैक्ट समझ में आ रहा है कि जहां भी मल्टीप्लाई होगा डिग्री वन से जंप कर जाए। तो वन भी ऐसे नहीं हो सकते, वन भी एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी मतलब समझिए, वन किस तरह का होना चाहिए, वन एक ऐसा होना चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म का होना चाहिए, जिसमें न्यूमरेटर खुद होमोजेनस होना चाहिए जिसकी डिग्री D1 हो, डिनोमिनेटर खुद होमोजेनस होना चाहिए जिसकी डिग्री D2 हो। यानी न्यूमरेटर में ऐसे नहीं 2-3 डिग्री बैठी है, एक ही डिग्री होनी चाहिए, ताकि पता लगे जब मल्टीप्लाई होते हैं तो डिग्री, सबकी डिग्री मान लो 3 है न्यूमरेटर की टर्म्स की, तो ये डिग्री 3 से बंप अप कर देते हैं। और डिनोमिनेटर की डिग्री भी सेम होनी चाहिए हर टर्म की, और लेट्स से डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो सभी डिग्री 2 से गिरा देते हैं। ओवरऑल इंपैक्ट क्या आता है उस वन का, D1 - D2। एक से डिग्री बढ़ानी है तो उस वन को 1/D1 - D2 बना के मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से बढ़ानी है तो 2/D1 - D2। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, मान लीजिए ये वन आया आपके पास, पहली बात तो अच्छी क्वालिटी का वन है,
पूरा न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है इस 1 का? 2। जहां भी मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2 से बढ़ाएगा। तो अगर एक बार आपको डिग्री बढ़ानी है सिर्फ एक से, तो स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार बढ़ानी है तो खुद ही से 1 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 बार बढ़ानी है तो इस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट टेलिंग यू। तो अल्टीमेटली 1 का इंपैक्ट मेजरेबल होना चाहिए। तो कहानी ऐसी है कि 1 अच्छी क्वालिटी का चाहिए, और कर्व भी वही चूज करो 1 निकालने के लिए जो इस अच्छी क्वालिटी का 1 सप्लाई कर सके। समझ रहे हो ना? मतलब अच्छी जगह से माल खरीदना है, मतलब सप्लाई कर सके। अब ये 1 आया कैसे? आपने उसी कर्व की क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया है ना, उसमें से कुछ पार्ट एक साइड लेके गए, फिर डिवाइड किया। तो एक्चुअली वो जो कर्व होगा जिससे 1 निकला होगा वो तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना। तभी तो आप इसको उधर ले जाकर डिवाइड करके 1 लाए होंगे। यानी उस कर्व में एक डिग्री न्यूमरेटर एनआर वाले के पास होगी जिसकी डिग्री D1 होगी, और एक डीआर वाले के पास होगी डिग्री D2। यानी उस पूरे कर्व में टोटल कितनी डिग्रीज होंगी? 2। तो क्या ये अच्छा कर्व है? इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। इसमें 3 डिग्रीज हैं। हमें ऐसा चाहिए जिसमें 2 ही डिग्री हो। इसको देखो, इन सबकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। ये अच्छी क्वालिटी का है ऊपर वाला। इसमें से एक डिग्री एक तरफ रखो, दूसरी डिग्री दूसरी तरफ रखो, डिवाइड करो, तो अच्छी क्वालिटी का 1 निकलेगा। तब होगा ये क्वेश्चन। कैसे? देखिए जरा, हमने इसको एक साइड रखा, इसको दूसरी साइड लेके फिर डिवाइड किया, तो ये अच्छी क्वालिटी का 1। इस 1 का इंपैक्ट क्या होता है? ऊपर वाला 2 से बढ़ाएगा, नीचे वाला 1 से घटाएगा, तो ओवरऑल एक ही इंपैक्ट है। और हम इसकी प्यास शांत करेंगे फिर। तो ये xy प्लस 2x इज इक्वल टू 3 है। इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 2 बार, ऐसा करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो हेंस वी हैव होमोजेनाइज्ड C1 बाय C2। तो वही कर्व में से 1 निकालो जिसमें टोटल 2 ही डिग्री हो, उसकी एक डिग्री एक तरफ फेंको, एक डिग्री दूसरी तरफ फेंको, और फिर डिवाइड कर दो। सर व्हाट इफ डिग्री 2 हो ही ना उस कर्व में, एक ही डिग्री हो? मान लीजिए सर दूसरा कर्व ये है, इसे तो एक ही डिग्री है। अरे तो यही आंसर है, ये खुद ही होमोजेनस है। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर ही रहा है अपने, यही आंसर है। फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया अगर उसने एक ऐसा कर्व दे दिया जिसमें टोटल एक ही डिग्री है, वही आंसर है। 2 वाला है तो बहुत बढ़िया, उससे 1 निकाल लें और उससे दूसरे वाले को शांत कर देंगे। समस्या तब आती है जब 2 से ज्यादा डिग्री होती है। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, C1 और C2 दो कर्व्स हैं, और इसमें भी देखो टोटल 3 डिग्री है, और इसमें भी 3 डिग्री है। अब वो कह रहा है होमोजेनाइज करो। अब देखो याद रखो, इसमें से कोई भी सूटेबल कर्व तो है नहीं जो अच्छी क्वालिटी का 1 सप्लाई कर सके। हमें जरूरी नहीं C1 को C2 से या C2 को C1 से होमोजेनाइज करना है। हमें एसेंशियली चाहिए क्या? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई लाइन चाहिए। तो C1 और C2 की फैमिली में भी जितने भी कर्व्स होंगे वो सब भी सेम ही आंसर देंगे। आप इन दोनों को, आपको ये चाहिए बस, तो इन दोनों को क्या यूज करना? आप किसी को यूज करो। आप इनकी फैमिली का एक और कर्व यूज कर लो। इनफैक्ट इनकी फैमिली का एक कर्व लेट से येलो वाला है, एक ग्रीन वाला है, येलो और ग्रीन को आपस में होमोजेनाइज कर लो, आंसर सेम आएगा। तो कुछ ऐसा करो C1 प्लस लैम्डा C2 करते हुए कि एक फैमिली का एक और कर्व ढूंढो जिसके अंदर टोटल 2 ही डिग्री हो। तो कई लोग समझ जाते हैं, एक काम करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, और अल्टीमेटली एक लाइन आ जाएगा। और लाइन हमेशा से सूटेबल कर्व होता है। कांस्टेंट एक तरफ लेके जाओ, बाकी टर्म एक तरफ लेके जाओ, डिवाइड कर दो, तो ये 1 मिल गया। इस 1 से उठा के दूसरे वाले पे अटैक करो, किसी भी अटैक करो, दोनों पे आंसर आ जाएगा। ये लो, खत्म। तो अगर दोनों ही कर्व चोर उचक्के हो कि 2 डिग्री से ज्यादा ही है, 3-3 है दोनों में, तो भाई 1 डिग्री उड़ाओ किसी तरह से। समझ रहे हो? 1 ही डिग्री हो तो बहुत ही बढ़िया, वही आंसर है। 2 डिग्री है तो 1 बना के कर लेंगे, 3 डिग्री हो तो किसी एक डिग्री को उड़ाना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो बड़े मजे से उड़ गई डिग्री, इसमें कैसे उड़ाओगे? अब इसमें तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके नहीं हो रहा। देखो सब्ट्रैक्ट करके हमारा पर्पस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उड़ाना नहीं था, हमारा पर्पस था डिग्री कम करना है। इसमें टोटल कितनी डिग्री है? 1 2 2 डिग्री, मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 डिग्रीज है। कोई सी ऐसी टर्म है जो उड़ाई जा सकती है, तो लोगों को दिख जाता है सर इसमें कांस्टेंट उड़ा दो, तो 2C1 प्लस C2 करोगे तो आपका कांस्टेंट उड़ जाएगा, और बचेगा क्या? सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन।
ये इनकी फैमिली का मेंबर है, ये इनकी फैमिली का एक और मेंबर है, ये अच्छी क्वालिटी का है, इससे 1 निकाला जा सकता है और इस 1 की हेल्प से आप होमोजेनाइज कर। तो जो मेथड 2 और मेथड 3 है, कई लोग बोले सर ऐसा भी ना हुआ और दिक्कत हो गई, तो मान लीजिए दोनों में 4-4 डिग्री है, फिर हमने कांस्टेंट टर्म उड़ा भी दिया तो 3-3 बच गई, फिर क्या करें सर? उसी के लिए मेथड 2 और मेथड 3 है, वो आप मेंस वगैरह के बाद कभी चाहिए तो आप कहिएगा, वीडियो वगैरह बना देंगे। फिलहाल ये जो रुड़की वाला PYQ, इसको अटैक करते हैं और इसको पीटते हैं। तो ये देखिए, ये उसने दोनों 2 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों 2 डिग्री में हमसे कहा गया है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करती हुई जो लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर है। सो हाउ टू हैंडल इट भाई? इसमें से इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये तो सूटेबल है। एक्चुअली ये भी सूटेबल है, ये भी दे सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, दोनों ही दे सकते हैं। इससे ले लो, तो इससे हमने 1 निकाल लिया, 1 डिग्री एक साइड और फिर डिवाइड करके, और इस 1 से इसकी कौन सी टर्म को हैंडल करना पड़ेगा? तो सबकी डिग्री 2 है ही, इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो इसमें ही एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, यू वांट दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टू बी परपेंडिकुलर। उसमें क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0। भाई परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यही कहानी होती है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, इनको ऐड करके 0 करके वो आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया, इतना ही था। तो होमोजेनाइजेशन हमें काफी अच्छे से क्लियर होता है। इस वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर, थोड़ा प्यार दीजिए। रिवीजन सेशन हमने रखा है कोऑर्डिनेट का, कोनिक्स का। कई बच्चे हैं जिन्हें कोनिक्स वगैरह में इशू रहते हैं, उन्होंने अच्छे से चीजें पढ़ी नहीं है, तो उस रिवीजन सेशन में आइए। उसके अलावा हमारे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं 11th गोइंग टू 12th बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए भी, और उन बच्चों के लिए जिनका जेई अभी होने वाला है, उसको उनको इंप्रूवमेंट करना है। इसके अलावा अकेडजा दोस्त को जरूर चेकआउट कीजिए, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। डेफिनेटली देखो, हर चीज में इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन देयर वी हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट। आपको सेल्फ स्टडी के लिए उससे अच्छा टूल मिलना थोड़ा मुश्किल है। ट्राई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।